नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तो तय है, लेकिन सरकार के मंत्रालय को लार सांसद चुने गए कृष्ण प्रसाद ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने सभी सांसदों को यही संदेश दिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करें। जो तेलुगुदेशम पार्टी से एमपी सांसद जो चुने गए हैं, उनका बैठक हुई है। नारा चंद्रबाबू नायडू जी ने उनको बताया है कि हम कहाँ से आए हैं, किधर से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और एनडीए की सरकार बनते हुए हमने भी क्या जिम्मेदारी से क्या रोल प्ले किया है इससे पहले। और ख़ास करके ये बात जो है, जो चर्चा जो आज हुई है, उनसे चर्चा ज़्यादातर जो है क्या जिम्मेदारी है, क्या लेना, क्या, जैसे सभी लोग बोलते हैं क्या डिमांड है। डिमांड की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है। तो जिम्मेदारी के बारे में बात करते हुए उनके और हमको कैसे आगे चलना है, हमने लोगों को और जनता को क्या क्या प्रॉमिस किए हैं, वो कैसे करना है, कैसे करके देना है। खुद भी करना पड़ता, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेना पड़ता। कई सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन से नहीं होता है, 3-4 सॉल्यूशन पकड़ के हाइब्रिड मॉडल बना के हाइब्रिड सॉल्यूशन पकड़ के आगे चलना है। मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को विश्वास है, ये बात आज क्लियर कर दी गई यहाँ पर आज की मीटिंग में कि एनडीए के हिस्सा आप रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। बिल्कुल, साथ में चलें, इससे पहले चलें, आज भी चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। टीडीपी के नेता बीजेपी के साथ हैं, वहीं विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू को जनता को दिए उनके वादों को याद दिला रहे हैं। एक वादा मुस्लिमों को आरक्षण का भी था। अब विरोधी दल टीडीपी को उसके सेक्युलर कैरेक्टर की याद दिला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है, जबकि बीजेपी इसका विरोध करती है। जो सामंजस्य बिठाएंगे वो जाने। अगर मुस्लिम आरक्षण के लिए चंद्रबाबू नायडू की घोषणा है तो ये बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो कैसे उसको डील करेंगे, और अगर बीजेपी उसमें कोई अड़ंगा लगाती है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती है कि वो किस प्रकार उस अपनी घोषणा को अमल में लाएंगे। तो ये तो उन्हीं के करने का काम है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के पास नंबर नहीं है, कल बैठक के बाद भी ये कहा गया। मंत्रिमंडल में एक के बाद एक दावेदारी सामने आ रही है, कभी नीतीश कुमार का नाम तो कभी चंद्रबाबू का, लेकिन एक नाम इस लिस्ट में और जुड़ गया, मोदी के हनुमान चिराग पासवान का। हालांकि चिराग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा, जनादेश एनडीए सरकार को मिला है, इसलिए एनडीए में शामिल सभी दल सरकार में शामिल होंगे। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं। एक मीटिंग नीतीश कुमार ने भी अपने सांसदों के साथ की और साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ थे और हैं। मीटिंग के बाद जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बताया कि उनकी पार्टी चाहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले सभी पक्षों से बात की जाए। केसी त्यागी ने पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात के साथ साथ अग्निवीर योजना पर भी समीक्षा की बात कही। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी।
मंत्रिमंडल में जगह तो एक गर्म मुद्दा रहा ही, दूसरी तरफ अयोध्या में बीजेपी की हार भी सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद की तारीफ की और कहा, अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के घर तोड़े गए, जमीन ली गई, कई पीढ़ी से वहां रह रहे लोगों को मुआवजा नहीं मिला और जब मौका मिला तो जनता ने वोट के जरिए अपना मैसेज दे दिया। अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। बीजेपी ने पूरे चुनाव में 400 पार के नारे को बुलंद किया था। योगी कैबिनेट के मंत्री जयवीर सिंह ने खुद कहा कि विपक्ष ने बीजेपी के इस नारे का इस्तेमाल बीजेपी के ही खिलाफ कर दिया। उन्होंने कहा, लोगों के अंदर ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मैसेज भेज दिया कि आरक्षण खत्म करने और संविधान में संशोधन के लिए ही बीजेपी 400 सीट मांग रही है। चाहे वो हम लोगों के नारे को, जो 400 पार का हमारा नारा था, उसको उन्होंने इस तरह प्रस्तुत करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी वाले 400 से ज़्यादा सीटें इसलिए देश से जनता से मांग रहे हैं कि वो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खतरा पैदा हो गया है। इसको उन्होंने जगह जगह प्रचारित करके आम भले सीधे साधे मतदाताओं के मन में एक खौफ, एक डर का वातावरण बनाने में झूठे प्रचार के आधार पर सफल हो गए।